यूपी के सीतापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों पर हमला कर दिया। बताया गया इनमें एक शख्स से उन लोगों का विवाद था जो इस कदर बढ़ गया कि वो हमले से भी नहीं चूके। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक आदमी दूसरे पक्ष के एक शख्स पर पत्थर फेंकता दिखा। उसने भी इसके जवाब में पत्थरबाजी की। दोनों पक्ष के लोगों के हाथों में मारपीट के लिए डंडे थे, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब वहां गोलीबारी भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर भी चुनावी रंग चढ़ गया। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक वहां के कई इलाकों में पंडाल बनाकर पूजा का आयोजन करवा रहे हैं। टीएमसी ने तो सरस्वती पूजा को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम भी बना लिया। और हुगली के एक पंडाल में सरस्वती की मूर्ति के अलावा ममता सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले कई पोस्टर भी लगाए गए। टीएमसी का दावा है कि इस पंडाल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर बनाया और उन्होंने ही ममता बनर्जी की योजनाओं के प्रचार का फैसला किया। यहाँ के कार्यकर्ता लोगों ने खुद ने कहा कि नहीं, ममता दीदी से हम लोगों को जो जो चीज मिला है हम वो चीज दिखाएंगे। हुगली जिले के ही श्रीरामपुर में बीजेपी समर्थकों ने भी सरस्वती पूजा का पंडाल लगाया, जिसके बाहर पार्टी के बैज, मास्क और कई नेताओं की तस्वीरों का स्टॉल लगाया गया। बताया गया कि इस पंडाल में पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता पूजा करने पहुंचेंगे। हालांकि नेताओं के पहुंचने से पहले ही वहां राजनीति भी शुरू हो गई और पूजा का आयोजन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी पर निशाना साधने से नहीं चूके। पूजा में और तृणमूल कांग्रेस के सरकार या उनके विधायक हो या एमपी हो या जो भी हो, उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बताया गया कि हुगली जिले में ही करीब 100 से ज्यादा जगहों पर टीएमसी सरस्वती पूजा का आयोजन करवाएगी, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी कई जगहों पर इस तरह के आयोजन करवाएंगे। दोनों पार्टियों की ओर से दिखाने की कोशिश की जा रही कि जनता के मुद्दे वही समझते हैं और वही अध्यात्म के जरिए जनता के करीब हैं। चुनावी मौसम में टीएमसी ने मतदाताओं को साधने के लिए सरस्वती पूजा का मेगा प्लान तैयार किया है, जबकि बीजेपी भी लोगों को साधने की हर संभव कोशिश में जुटी है। जयपुर में वेतन बढ़ाने की मांग पर राज्य भर के पटवारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वो काफी वक्त से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने धरने के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और वहां के सबसे व्यस्त चौराहे पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में राज्य भर से पटवारी इकट्ठा हुए, जिनमें कई महिलाएं भी थी। इसकी वजह से चौराहे पर ट्रैफिक जैम लग गया, जिससे ट्रैफिक पुलिस को रूट डाइवर्ट करना पड़ा। पटवारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। ग्रेड पे 3600 किया जाए, ये पटवारियों की मांग है। जाहिर तौर पर पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो नहीं उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर फेसबुक और व्हाट्सएप से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप करोड़ों की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों की गोपनीयता बेहद अहम है और लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है। ऐसे में लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। व्हाट्सएप और फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी नई पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है और डेटा लीक किया जा रहा है। आरोप यह भी लगाया गया कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूरोप के देशों के लिए अलग नियम रखते हैं और भारत के लिए अलग। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग अचानक हादसे का शिकार हो गए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल हाईवे पर तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। उस बाइक पर 3 लोग सवार थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर सड़क खराब होने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से नीचे गिर गई। लेकिन जब उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई तो वो फिसल गई, जिससे बाइक सवार लोग हादसे का शिकार हो गए। उत्तर पूर्वी जापान में आए भूकंप के रोंगटे खड़े कर देने वाले कुछ वीडियो सामने आए। 2 दिन पहले जापान का रिक्टर स्केल पर 7.3 की तीव्रता के भयानक भूकंप ने हिलाकर रख दिया था। वो तो शुक्रवार की भूकंप का केंद्र समंदर में 55 किलोमीटर की गहराई में था, नहीं तो जापान को भूकंप के साथ सुनामी के डबल अटैक से कोई नहीं बचा पाता। इसलिए ये चमत्कार ही है कि वहां से किसी की मौत की खबर नहीं आई, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा मानो कयामत पृथ्वी के नक्शे से जापान का वजूद मिटाकर ही दम लेगी। एक वीडियो में जलजले की वजह से सामान जमीन पर ऐसे गिरता नजर आया जैसे पूरी ताकत के साथ चीजों को गिरा रहा हो।
वहीं जापान के मियागी प्रांत से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि एक आदमी अपने बाथरूम में नहा रहा था, तभी भूकंप आ धमका और बाथटब का पानी डोलने लगा। अपनी आंखों के सामने मौत को नाचता देखकर उस आदमी की सांसें अटक गईं। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में शहर के शहर बुरी तरह कांपते नजर आए। भूकंप तो चंद सेकंड में दहलाकर चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का दर्दनाक मंजर छोड़ गया। फुकुशिमा प्रांत में तो जमीन ही खिसक गई, सड़क पर कई फीट मोटी दरार पड़ गई, लोगों के आशियाने उजड़े हुए दिखे, सब कुछ तहस नहस नजर आया। घरों का सामान बिखर गया और दुकानों में लाखों का सामान टूट गया। यूपी के बस्ती में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने करोड़ों की सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिसे हटाने के लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जब लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन ने उसे ढहा दिया। अवैध निर्माणों को गिनाने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई, जिसके बाद सड़क किनारे बने अवैध मकानों को एक एक कर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा न खड़ा हो। जिन अतिक्रमणों को गिराया गया है वहां पर एक विस्तृत पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा ताकि शहर में जो ट्रैफिक की और कंजेशन की समस्या है वो उससे निजात मिल सके। गुजरात के मोरबी में निकाय चुनाव के दौरान दो उम्मीदवार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। भिड़ने वालों में एक उम्मीदवार कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का था, जो अपने समर्थकों और पुलिस वालों के सामने ही एक दूसरे से उलझ पड़े और उलझे भी ऐसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। लड़ते हुए दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन न हाथ रुके और न ही पैर। पीछे खड़ा एक आदमी दोनों के पास आया तो लोगों को लगा जैसे वो दोनों को अलग करवाएगा, लेकिन उसने भी गिरे हुए एक उम्मीदवार पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। तभी बीच बचाव करने वाले भी कुछ लोग आ गए। एक को पुलिस ने खींचा और दूसरे को उसके समर्थकों ने खींचकर अलग किया। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को छुड़ाकर फिर आमने सामने आ गए। दोनों को कुछ लोगों ने बाजुओं से पकड़कर रोके रखा। ये दोनों उम्मीदवार इलाके में प्रचार से जुड़े किसी मसले पर बात कर रहे थे, तभी कहासुनी हो गई और फिर कहासुनी हाथापाई में बदल गई। हाथापाई भी ऐसी कि दोनों को रोकना मुश्किल हो गया। जब तमाशा खत्म हुआ तब तक कांग्रेस उम्मीदवार की कमीज फट चुकी थी। जिस तरह उसने सिर को पकड़ा हुआ था, उसे देखकर लगा कि उसके सिर में काफी चोट आई। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार को दो पुलिस वाले पकड़कर दूर छोड़कर आ गए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 3 साल की एक बच्ची 10 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो बच्ची घर के पास खेल रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने की कोशिश तेज कर दी। सबसे पहले बोरवेल के नजदीक ही एक बड़ा गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया और फिर एक आदमी उस गड्ढे में जाकर बच्ची को निकालने की कोशिश करने लगा। गड्ढा खोदने का काम बड़े ध्यान से किया जा रहा था ताकि बच्ची को कोई चोट ना पहुंचे। हालांकि बोरवेल बेहद संकरा होने की वजह से बच्ची तक पहुंचना आसान नहीं था और बच्ची भी लगातार रोई जा रही थी। इसी बीच लोगों के कहने पर गड्ढे में मौजूद आदमी ने एक सफेद कपड़े को लड़की के हाथ में बांध दिया ताकि उसकी मदद से उसे ऊपर खींचा जा सके। और आखिरकार 3 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुशी के मारे ताली बजाने लगे। वहीं हमीरपुर के एसपी ने पुलिस टीम को बच्ची की जान बचाने के लिए इनाम देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा का असर अब दिल्ली पर भी दिखना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में गंगा के पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन ग्लेशियर फटने के बाद नदी में गंदगी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसे साफ करने में दिल्ली के 2 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भागीरथी और सोनिया विहार नाकाफी साबित हो रहे हैं। मतलब ये कि ज्यादा मिट्टी आने की वजह से ये प्लांट अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा। समस्या ज़्यादा बढ़ी तो खुद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड में आपदा आई, ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से जो पानी आ रहा था उसमें बहुत गंदगी पाई गई। दिल्ली के इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गंगा नदी से आने वाला पानी यूपी के मुरादनगर होते हुए पहुंचता है, लेकिन चमोली आपदा के बाद गंगा के पानी में गंदगी का स्तर 80 गुना तक बढ़ गया, जिसे साफ करना अब तक बड़ी चुनौती। इजराइल के यरूशलेम में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार करने और कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने के आरोप हैं, जिसके खिलाफ सैकड़ों की भीड़ यरूशलेम में सड़कों पर उतरी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास की तरफ मार्च शुरू कर दिया। पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे इन लोगों ने नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कुर्सी छोड़ने की मांग शुरू कर दी। जल्द ही ये लोग नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग वहां कोरोना वायरस की तरह दिखने वाले गुब्बारे लेकर पहुंचे। इन लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो काफी देर तक नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को मां कैंटीन की सौगात दी। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी ने राज्य में लोगों में सस्ते में खाना खिलाने के लिए मां कैंटीन का उद्घाटन किया, जहां लोगों को 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और अंडा करी हो। राज्य सरकार के मुताबिक वो इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और हर थाली करीब 15 रुपए की होगी, जो मां कैंटीन में लोगों को 5 रुपए में मिलेगी। हालांकि इसका समय तय होगा और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लोग सस्ते में अच्छा खाना खा पाएंगे। रात 12 बजे से देश भर के टोल प्लाजा पर फास्टैग जरूरी कर दिया गया। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा है, उनसे दोगुना टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी शुरुआत आधी रात के बाद से ही हो चुकी है। और अगर किसी गाड़ी पर लगा फास्टैग काम नहीं कर रहा होगा तो उस पर भी भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि कुछ लोगों की राय है कि अभी दोगुना टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। बहुत अच्छा है सिस्टम, हम कल से करवा लेंगे। तो एक तो ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा अगर जो ऑल टोटल गाड़ियों पे फास्टैग हो जाएगा, और इनका टाइम भी सेव होगा और इनका फ्यूल भी बचेगा। टूलकिट मामले में एक तरफ जहां वकील निकिता जैकब अग्रिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगी, वहीं दूसरी तरफ इसी मामले की अहम कड़ी शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में अपने ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार को देखते हुए दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अर्जी में निकिता जैकब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। निकिता की याचिका में कहा गया है कि उनका मकसद कोई धार्मिक, राजनीतिक और वित्तीय फायदा उठाने का नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में मौजूद है और वो लगातार निकिता और शांतनु की तलाश में लगी है। दरअसल दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब और शांतनु का नाम टूलकिट मामले में सामने आया है। इस जानकारी के बाद 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम निकिता के घर पहुंची थी, जहां कुछ दस्तावेजों पर सिग्नेचर के बाद टीम ने उन्हें दूसरे दिन पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन तब से वो फरार है। 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस की टीम ने शांतनु के घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वो भी अपने घर पर नहीं मिला था। दिशा, निकिता दोनों का शांतनु बेहद करीबी है। 26 जनवरी से पहले जूम ऐप के जरिए हुई मीटिंग में इन तीनों के अलावा खालिस्तानी एमओ धालीवाल समेत कुल 60 से 70 लोग शामिल हुए थे। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन के एक छात्र की मौत के बाद कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। आरोप है कि कुछ दिन पहले वहां लेफ्ट के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्र को बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लेफ्ट फ्रंट ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दौड़ते हुए आगे बढ़े। इन लोगों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो उससे भिड़ जाएंगे, क्योंकि छात्र की मौत के बाद उनका पारा 7वें आसमान पर था और इसी गुस्से में वो प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों के ये तेवर 11 फरवरी की उस घटना की वजह से हैं जिसमें कोलकाता पुलिस ने लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने इस प्रदर्शन में लोगों को दौड़ा कर पीटा था, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए थे। आरोप है कि जिस छात्र की मौत हुई वो प्रदर्शन में पुलिस की लाठियों से घायल हुआ था। कॉमरेड को इस बेदर्दी से मारा है कि इसके मसल फट करके इसकी किडनी फेलियर हो गया। वहीं हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मरने वाले छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया। टूलकिट मामले की जांच करते हुए जांच एजेंसियां अब एक और नाम तक पहुंची है। मलेशिया में रहने वाला पीटर फेड्रिक नाम का शख्स अब इस जांच के दायरे में है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि मलेशिया में रहने वाला पीटर फेड्रिक फांसीवाद पर शोध कर रहा है। जानकारी मिली है कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उनमें पीटर भी शामिल था। इतना ही नहीं, पीटर फेड्रिक नाम का ये शख्स
खालिस्तान समर्थक है और खालिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा चलाने वाले कई नेताओं के लगातार संपर्क में है। पीटर कतालुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के K2 मिशन से भी है। K2 मिशन के तहत ISI एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है, दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। पीटर के खिलाफ ये जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ जांच तेज कर दी है। सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 यूपी के हाथरस में कोरोना जांच के लिए पहुंचे कई लड़कों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया। ये सभी लड़के 2 दिन बाद आगरा में होने वाली सेना की भर्ती में शामिल होंगे, जिसके लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी है। इसलिए उस भर्ती में शामिल होने से पहले ये सभी अपनी कोरोना जांच करवाने पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई उम्मीदवारों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान कुछ लड़कों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। बताया गया कि भर्ती में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार वहां एक दिन पहले ही कोरोना जांच के लिए पहुंच चुके थे और तय वक्त से पहले ही जांच की मांग करते हुए उन्होंने भी हंगामा किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, वही लाठी डंडे खा रहे हैं सुबह से। ये खबर भी सामने आई कि कोरोना जांच में देरी से नाराज कुछ उम्मीदवारों ने वहां हाईवे भी जाम किया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में उसे खुलवा दिया। एक तरफ पुलिस टूलकिट गैंग के बाकी बचे आरोपियों की तलाश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष के अनर्गल आरोपों पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ इट टेक इट ओन कोर्स, उसमें कोई राजनीति नहीं रहना चाहिए। देश के विषय पर भी, देश के सुरक्षा के विषय पर भी, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर भी जो लॉ है वो लॉ का हिसाब से होना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। मैं पुरजोर से सरकार की ये 22 साल उम्र की हिंदुस्तान की एक नौजवान को, एक महिला को इस तरीके की हिरासत में लेना, उनको फजूल केस में फंसाना, हम इनका घोर विरोध करता हूं, निंदा भी करता हूं। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई हो। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना अपराध है। प्रजातंत्र है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। इस पर दिल्ली समेत कई जगहों पर कांग्रेस ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले 18 फरवरी को अमित शाह वहां का दौरा करेंगे। थोक महंगाई दर जनवरी में बढ़ गई और ये 2.03% रही, जबकि इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई दर 1.22% दर्ज की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने सुशांत की छोटी बहन मीतू को राहत दे दी। मीतू के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया। उन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा रिया चक्रवर्ती ने दर्ज करवाया था। रिया ने सुशांत की बहनों पर बिना डॉक्टर की सलाह और फर्जी कागज से दवाएं देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों के बकाये का मुद्दा उठाया। इस बहाने उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार दोनों पर निशाना साधा। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया। विपक्षी दल इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है।
राजस्थान के अलवर से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें मिठाई की एक दुकान में एक आदमी गोली चलाता नजर आया। आरोपी की 10 लाख की अवैध वसूली की मांग को लेकर यह फायरिंग हुई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश एक मिठाई की दुकान में पहुंचे और सबसे पहले लाल शर्ट वाले बदमाश ने काउंटर पर बैठे दुकानदार को एक पर्ची थमाई और कुछ कहा। दावा किया जा रहा है कि ये पर्ची अवैध वसूली की मांग की थी। इसके बाद उसने अपने साथी को कुछ इशारा किया, जिसके बाद दूसरे बदमाश ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और दुकान के काउंटर पर बैठे आदमी की तरफ फायर कर दिया। फायरिंग के बाद तीनों वहां से चले गए। गनीमत रही कि फायरिंग में दुकानदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज और मौका वारदात की जाँच की। इसके संबंध में जितना भी हुलिया वगैरह पता चला है, उसके आधार पे बदमाश युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जर्जर हो चुके एक पुल को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। खबर है कि उसकी जगह वहां नए पुल को बनाने की योजना है, जो इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसलिए उस पुल को गिरा दिया गया, जो करीब 80 साल से लोगों के आने जाने का अहम जरिया था। विस्फोटक लगाकर एक ही झटके में इस पुल को तोड़ दिया गया। पुल टूटते ही धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां कई लोग खड़े नजर आए, जिनमें कुछ लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस पल ने 2 इलाकों को जोड़ रखा था, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक का बोझ सहने में वो नाकाम था। यूपी के बरेली से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक स्कूल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग सबसे पहले स्कूल में खड़ी 2 बसों में लगी। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में उसने स्कूल की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते बेकाबू लपटें सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। धधकते स्कूल से आग और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। जल्दी स्कूल का बड़ा हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग लगने की खबर सुनकर पहुंचे कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में हादसे का वीडियो बनाने लगे। आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है फायर सर्विस से, और हमारी जो है सीओ साहब से दोनों लोगों कहा कि इसकी पूरी गहनता से जांच कर लें। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। म्यांमार में बागी हुई जनता की बोलती बंद करने के लिए कई शहरों में सेना उतार दी गई। सेना की गाड़ियों की सबसे ज्यादा तैनाती म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में नजर आई, जहां विरोध प्रदर्शन काफी आक्रामक है। इसलिए वहां विद्रोह को कुचलने के लिए सड़क पर ट्रैफिक के बीच सेना की भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। चप्पे चप्पे पर सेना के ट्रक और दूसरे वाहन खड़े दिखे। शहर का कोना कोना पुलिस की गाड़ियों के सायरन से गूंजता सुनाई दिया। हालांकि यांगोन से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर यह लगा नहीं कि लोगों के मन में सेना का रत्ती भर भी खौफ था, क्योंकि वो तब भी रोजाना की तरह हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और सैनिकों के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर मैदान पर डटे नजर आए। हाँ, प्रदर्शनकारियों की तादाद में कमी जरूर दिखी। एक तस्वीर में तो एक प्रदर्शनकारी बैटमैन बनकर पहुंचा नजर आया। वो एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सेना की तानाशाही का विरोध करता दिखा। पिछले 12 दिन से म्यांमार के लोग सेना से ऑंग सान सू की को रिहा करने और उनकी पार्टी को सत्ता लौटाने की मांग पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और कई सरकारी कर्मचारी तो वहां मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर हैं। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर भी चुनावी रंग चढ़ गया। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक वहां के कई इलाकों में पंडाल बनाकर पूजा का आयोजन करवा रहे हैं। टीएमसी ने तो सरस्वती पूजा को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम भी बना लिया और हुगली के एक पंडाल में सरस्वती की मूर्ति के अलावा ममता सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले कई पोस्टर भी लगाए गए। टीएमसी राज्य भर में 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन करवा रही है। पिछले कई साल से टीएमसी की सरकार पर सरस्वती पूजा नहीं होने देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी मौसम में टीएमसी बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती। तो वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। सरस्वती पूजा को लेकर जो राजनीति की जा रही है या आरोप लग रहा है राजनीति करने का, तृणमूल कांग्रेस अपने पंडाल में और सरकारी योजनाओं की तस्वीर लगा रही है। सरकारी तस्वीर लगाना कोई अन्याय का बात नहीं है। हम लोग इसमें ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। हम लोग का एक ही दिक्कत है, दुर्गा पूजा करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ता है। बंगाल के पूजा करने का इजाज़त सरकार नहीं देता और
दूसरा बात है सरस्वती पूजा बहुत सारे शिक्षा प्रतिष्ठान में ये लोग बंद किया, इसलिए बंद किया, इसमें कोई मुस्लिम क्रिश्चियन कोई दूसरा संप्रदाय का लोग का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सरकार का है। सर कहा ये सरकार ही ये सब कर रहा है। उलबेड़िया तो है नज़दीक, अब पूछ लीजिए 2 साल पहले सरस्वती पूजा विद्यालय में बंद किया गया, सब छात्र ने सड़क पर आया और रोड ब्लॉकेट किया। ये सब तो बंगाल में चल रहा है, ये पिछले टाइम नहीं था। अपने तुष्टीकरण के राजनीति करता है, कोई संख्यालघु जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको नौकरी नहीं मिलता, लेकिन तृणमूल सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए, अपने कैंपेन के लिए ये सब कर रहा है। बिहार के दानापुर में सहकारी समितियों के चुनाव पैक्स के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। इस चुनाव के लिए वहां सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोट डाले गए और इसी दौरान दानापुर के हेतनपुर इलाके के एक बूथ पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच लड़ाई हो गई। झगड़े की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। एक आदमी तो कुर्सी लेकर आया जिसे उसने सामने वाले शख्स पर फेंक दिया, जबकि दूसरे लोग एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। हालात बेकाबू होते देखकर पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और हंगामा करने वालों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन झगड़ा करने वालों के सर पर तो जैसे खून सवार था। वो पुलिस की लाठियां खाते रहे लेकिन शांत नहीं हुए, उल्टा उन्होंने बवाल तेज कर दिया और कुछ लोगों को जमीन पर पटक कर मारने लगे। फिर क्या था, पुलिस को समझ में आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले और उसने झगड़े में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे की वजह से कुछ घंटों तक मतदान रोकना पड़ा और बवाल खत्म होने के बाद वोटिंग फिर से शुरू की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक नहर में बस गिर गई है, तो एमपी से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। नहर में बस गिरी है जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 54 लोग सवार थे और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर एमपी से, जहां पर सतना जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। बस में सवार सभी यात्रियों का जीवन संकट में है। दरअसल 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है और अभी बताया जा रहा है कि 54 लोग इस बस में सवार थे और कोशिश यही है कि नहर से बस को निकाला जाए और लोगों को बचाया जाए। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देखिए, मातम है लोगों में जिनके अपने इस नहर में गिरे हैं जो बस में सवार थे और अभी कोशिश यही है कि लोगों को बचाया जाए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। नहर में ये बस गिरी है, बस अनियंत्रित हो गई थी। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, क्या बस को नहर से निकाल लिया गया है और क्या जानकारी मिल रही है? अभी कलेक्टर एसपी दोनों जो हैं, वो जो कलेक्टर हैं साथ ही साथ एसपी दोनों वहां पर पहुंचे हैं और सबसे अहम बात यह है कि पूरी बस जाकर गिरी और बस में बताया गया है कि 40 से 50 यात्री सवार थे। 4 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन, फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अभी ताज़ा घटना है और प्रशासन के सारे अधिकारी, सारी जो रेस्क्यू की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई और ये जो बस है ये सतना जा रही थी, सीधी से सतना जा रही थी और ये जो अनकंट्रोल गाड़ी हुई, अनियंत्रित हुई, जिसकी वजह से बस जाकर सीधे बाण सागर की जो डैम बना हुआ है उसमें जाकर गिरी है, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जान खतरे में पड़ी है। 4 शव बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? बस क्यों अनियंत्रित हुई? क्या रफ्तार वजह है या फिर कोई और वजह बताई जा रही है? जो समझ में जो आ रहा है उसकी वजह तो रफ्तार ही समझ में आ रही है कि बस का जो कंट्रोल खराब हुआ वो रफ्तार की वजह से खराब हुआ। लेकिन जाहिर तौर पर यकीनी तौर पर तभी कहा जा सकेगा जांच के बाद। लेकिन अभी जो कलेक्टर और एसपी, उनकी पहली प्राथमिकता है उनके मुताबिक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं और अभी 7 लोगों की जो ताज़ा जानकारी मिली है कि 7 लोगों को बाहर निकाला गया है, 4 शव बरामद हुए हैं। इसके अलावा पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव दल वहाँ पर मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल मनोज, जो 4 शव बरामद हुए हैं, कहाँ के ये लोग रहने वाले थे, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? ये बस सीधी से सतना जा रही थी, तो
सारे लोग सीधी से सवार हुए थे, तो जाहिर तौर पर सबके गंतव्य जो मंजिल थी वो सतना जिले में ही थी। लेकिन आगे ये इसके पहले ही सीधी में ये हादसा हो गया। बाणसागर जो डैम है उस पर पूरा ये हादसा हुआ है और उसमें 4 लोगों की जो शव बरामद हुए उनकी शिनाख्त अभी प्रशासन कर रहा है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्योंकि जो लोग बचाए गए हैं वो यकीनी तौर पर ही बता पाएंगे कि ये कौन लोग थे, कहाँ से कौन कहाँ जा रहा था, ये तमाम चीजें। लेकिन अभी प्रशासन का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि बचाव कार्य को तेजी से चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। बिल्कुल, तो मनोज ये जानकारी देते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क हादसा हुआ है एमपी में और वहां पर एक बस नहर में गिरी है। इस वक्त 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग बाहर निकाले गए जिसमें 4 शव हैं और अभी कोशिश यही है कि जो लोग नहर में गिरे हैं बस में सवार थे उनको बाहर निकाला जाए, सुरक्षित उनको निकाला जाए। 54 लोग इस बस में सवार थे। इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। जम्मू साजिश पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार के छपरा से जावेद नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू से पकड़े गए आतंकवादियों को जावेद ने ही हथियार मुहैया करवाए थे। तो हथियार सप्लाई का ये मामला है। जो बड़ी साजिश थी उसको नाकाम किया था और आतंकवादी पकड़े गए थे जम्मू से। ऐसे में हथियार उनके पास से मिले थे और अब एक शख्स बिहार से पकड़ा गया है। इसने किनके जरिए आतंकवादियों को हथियार पहुंचाए, कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, इस बारे में भी पुलिस अब पता लगाने की कोशिश में है। छपरा से इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ ने डेरा जमा लिया। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और वहां के सभी रास्ते बर्फ में ढके दिखाई दिए। घरों और दुकानों के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग उसे खुद ही फावड़े से हटाने में लग गए। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपनी गाड़ी की छत पर जमी बर्फ को हटाता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ा, लेकिन जरूरी काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकले उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़े तो बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया और रास्तों से बर्फ हटाने में जुट गए। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों को भी लगाया गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया।